हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रदीप पटेल और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मापन आकलन की पूर्व मान्यताएं। पूर्व मान्यताओं से मतलब होता है यहाँ पर कि मापन और आकलन के पीछे कौन सी धारणाएं काम करती हैं जिनके वजह से हम मापन और मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं एजुकेशन की लाइन में। इसको अपन इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप अपने बालक पर जो हायर एजुकेशन के लिए हम उस पर बहुत सारा वक्त और पैसा खर्च करते हैं, तो उसके पीछे हमारी मनसा जो है, हमारी जो चिंतन है, हमारा मनन है, वो यह है कि बालक का ना केवल बौद्धिक विकास होगा, उसकी तर्क शक्ति का विकास होगा, वह सामाजिक होगा और लिटरेट होगा, बल्कि उसके पीछे यह भी हमारी मान्यता होती है कि वह रोजगार उसको मिलेगा, उसकी इनकम ठीक ठाक होगी और उसका जीवन काफ़ी सरल हो जाएगा। तो ऐसी ही मापन और मूल्यांकन एजुकेशन में हैं, इसके पीछे कुछ मान्यताएं हैं। तो पहली मान्यता हम देखते हैं यहाँ पे, व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक गुण एवं दशाओं का अस्तित्व होता है। देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अस्तित्व होता है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि व्यक्ति के अंदर मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक गुण और दशाएं, शैक्षिक गुण और दशाओं से क्या मतलब, यहाँ पे गुण होते हैं जैसे बालक पढ़ने में अच्छा है या फिर वह पढ़ने में कमजोर है, ऐसे गुण उसमें होते हैं, हम ऐसा मान के चलते हैं, ये व्यक्ति के गुण हैं। दशाओं से मतलब है, दशाओं का मतलब है उसकी मनोदशा कैसी है, वो काफ़ी अग्रेसिव प्रवृत्ति का है, सीखने के लिए उत्सुक है या फिर वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता है, इसका मतलब है ये दशाएं हैं यहाँ पे। तो ऐसी दशाएं और ये गुण पाए जाते हैं व्यक्ति में, मतलब अस्तित्व होता है। पहला हम ऐसा मान करके चलते हैं, यह हमारी धारणा है, पूर्व मान्यता है। हम सेकंड पॉइंट लें, मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक गुणों एवं दशाओं को परिणाम में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर क्वांटिफाइड, यहाँ पर क्वांटिफाइड यानी परिणाम का मतलब यह है कि हम उनको अंकों में, शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अच्छा है तो कितना अच्छा है, इसको हम परिणाम में व्यक्त कर सकते हैं। कोई व्यक्ति वजन में कितना है, हेल्थ में कितना है, इसको हम परिणामों में व्यक्त कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक गुण, उसका IQ 100 है, 110 है, कितना है, इसको हम परिणाम में टेस्ट के द्वारा लिख सकते हैं यानी व्यक्त कर सकते हैं। तो ये पहली बात है कि गुण होते हैं व्यक्ति में। दूसरी ये है कि हम उनको माप सकते हैं, परिणामों बदल सकते हैं। और तीसरा क्या है, तीसरी धारणा जो है कि हम जब मापन करेंगे उनका तो उसमें त्रुटि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन में जिन चीज़ों को, गुणों और दशाओं को हम मापते हैं, उनमें थोड़ी बहुत त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन वो ऐसा भी नहीं है कि एकदम से उसको नेग्लेक्ट किया जाए, मतलब सारी चीज़ें गड़बड़ हो, ऐसा भी नहीं है। यानी हम उन दशाओं के मापन की प्रक्रिया को काफ़ी हद तक विश्वसनीय मान सकते हैं। ऐसी हमारी यहाँ तक की पूर्व जो है मान्यता है। एक मान्यता और है कि एक ही वस्तु के आयाम के मापन के अनेक उपागम, यानी कि जो साधन है, जिसको हम साधन कहते हैं, उपागम अप्रोचेस, उपयोगी हो सकते हैं, मेथोडोलॉजी। तो यहाँ पे आप देखेंगे हर वस्तु के कुछ अपने गुण होते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है और उसके मनोवैज्ञानिक गुण, IQ टेस्ट है, IQ है, और हम IQ के कई तरीके से नाप सकते हैं। हम उसको परफॉर्मेंस यानी कि उसके कार्य, जो करने की एबिलिटी है, जो कार्य करने का तरीका है, उससे माप सकते हैं। हम उसकी बातचीत से नाप सकते हैं, मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग अलग साधन हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही चीज को नापने के कई चीज उपयोग कर सकते हैं, ऐसी मान्यता है। यानी एक ही चीज के लिए एक ही टेस्ट नहीं है, बहुत सारे टेस्ट हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, आकलन की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। यानी जो असेसमेंट बालक का किया जाता है, जो स्टूडेंट्स का हम असेसमेंट कर रहे होते हैं, वह उसकी कुछ सीमाएं हैं, वो लिमिट लेस नहीं है, उसमें कुछ लिमिट होता है। तो हमने देखा इस प्रकार से बहुत सारी हैं। एक और है इसमें मान्यता, अनेक स्रोतों से एकत्रित आंकड़े आकलन को समृद्ध करते हैं और निर्णय को सटीक बनाते हैं। यहाँ मतलब यह है कि हम बालक से संबंधित जो भी आकलन करते हैं, जानकारी जुटा रहे हैं, अगर वो पढ़ाई में कमजोर है, हमें आकलन करना है कि वह अधिगम में किस लेवल पर है, तो वह अगर कमजोर है तो हम बहुत सारे स्रोतों से जानकारी ले सकते हैं। उसके पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है,
फिर हम उसके साथी से पूछ सकते हैं, क्लास में टीचर से पूछ सकते हैं। ये एक तरीका होता है। फिर हम उसको कई तरह के साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल टेस्ट दे करके भी हम बहुत सारे आंकड़े एकत्रित करते हैं, और इन एकत्रित आंकड़ों के द्वारा हम बहुत बढ़िया तरीके से और सटीक डिसीजन ले सकते हैं। तो यह मान्यता है कि हम अगर ज़्यादा स्रोतों से जानकारी लें तो बढ़िया आकलन होगा। जब बढ़िया आकलन होगा तो हम ज़्यादा बढ़िया तरीके से डिसीजंस यानी कि निर्णय ले सकते हैं। तो यह हम ऐसी मान्यता है, और इसीलिए हम आकलन और मापन का यूज़ एजुकेशन में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आकलन से व्यवहार का पूर्व कथन किया जा सकता है, यानी कि हम प्रोडक्शन भी कर सकते हैं आकलन से। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे, इसके पहले हमने पढ़ा था मूल्यांकन और अंकन में अंतर। तो वहाँ पर मैंने बोला था कि मूल्यांकन में भी भविष्यवाणी की जा सकती है। तो जो मूल्यांकन की भविष्यवाणी है, पूर्व कथन है, प्रोडक्शन है, वह होता है उसके व्यक्तित्व से रिलेटेड, उसके भविष्य से रिलेटेड, बालक के। जबकि यहाँ पर आकलन जो है वो बालक के व्यवहार यानी स्टूडेंट के व्यवहार से रिलेटेड होता है। तो थोड़ा सा एक डिफरेंस है, ये बहुत ही छोटा पॉइंट है। व्यवहार और व्यक्तित्व होता है एक बड़ा एरिया होता है, काफ़ी बृहद होता है ये। तो हम एक और पॉइंट लेते हैं, परीक्षण एवं आकलन निष्पक्ष तौर पर किया जा सकता है। ऐसी धारणा है कि परीक्षण या आकलन किसी भी छात्र का, वो मैं करूं या कोई दूसरा टीचर करे या तीसरा टीचर करे, सारे लोग एक जैसे ही नंबर देंगे। वैसा नहीं है कि एक निबंध लिखा किसी ने और उस निबंध को किसी ने 10 में से 5 दिए, किसी ने 2 दिए, किसी ने 8 दिए, ये मतलब असाइंटिफिक हो गया। तो जो साइंटिफिक तरीके से होता है उसमें सभी को एक से नंबर ही दिए जाएंगे। अधिकतर जो परीक्षाएं वर्तमान में चल रही हैं ऑब्जेक्टिव, उसमें सभी लोग एक जैसा आकलन करते हैं, अर्थात वह निष्पक्ष होता है, उसमें कोई पक्षपात नहीं कर सकता। और लास्ट पॉइंट क्या है, आकलन की पूर्व मान्यता है कि इसका लाभ शिक्षा जगत को मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है आकलन करने से, क्योंकि आकलन से जो डाटा मिलते हैं उसके द्वारा हम शिक्षा के लिए नई नई नीतियाँ तैयार करते हैं, उसके लिए हम नई नई शोध करते हैं, और उससे जो रिजल्ट मिलते हैं उससे शिक्षा जगत और सारे ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता को फ़ायदा मिलता है। और इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों से जो एक कॉन्सेप्ट है वो आपका मूल्यांकन से रिलेटेड क्लियर हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरीके से वीडियो को देखते रहेंगे और आप सब्सक्राइब भी करेंगे मेरे चैनल को। और वीडियो में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट ज़रूर करिए।